Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने तुरंत बीजेपी का दामन भी थाम लिया। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में हुआ था, गुजरात के सूरत में हुआ था। दोनों कहानी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इंदौर की कहानी बता रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किया और साथ में एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस को शक है कि बम ने फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलती की। उन्होंने फॉर्म में स्वतंत्र उम्मीदवार लिख दिया था। इस संबंध में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी को पहले ही बताया कि इंदौर सीट में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए। इससे पहले 28 अप्रैल को अक्षय बम चंद नगर क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। माना जा रहा था कि सारी पटकथा 28 अप्रैल को ही लिखी जा चुकी थी और ये तय भी हो चुका था। आपको यह भी बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे और नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी तारीख थी। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना यानी 4 जून को वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी कि इंदौर की कांग्रेस लोकसभा चुनाव उम्मीदवार जो अक्षय कांति बम है, वो 24 अप्रैल को ही अपना नामांकन दाखिल किए थे। हल्फनामे में बम ने अपने कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई। खास बात यह भी है कि कांग्रेस उम्मीदवार के कोई कार भी नहीं है उनके पास और वह 14 लाख रुपए की घड़ी भी पहनते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के पास अचल संपत्ति 8 करोड़ 50 लाख रुपए की है और अचल संपत्ति 46.78 करोड़ रुपए की, यानी 40 करोड़ 78 लाख रुपए की। पेशे से बिजनेसमैन है और बम की सालाना आय 2 करोड़ 63 लाख रुपए बताई जाती है। साथ ही 41 किलो चांदी और 275 ग्राम सोना भी उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है उनके बहुत सारे धंधा पानी है। हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने। क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चीरहरण ये है कि सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल है वो डराना, धमकाना, इंटिमिडेट करके लोगों के पर्चे वापसी करा रहा है, लोगों के प्रस्तावकों को डरा धमका रहा है। अगर ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है तो लोकतंत्र का चीरहरण और क्या होगा, ये भी बताया गया। अब दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम पर जो प्राणघाती हमले के मामले भी दर्ज है। जिला न्यायालय में 17 साल पुराना एक मामले बम को हत्या के प्रयास के मामले में धारा बढ़ा दी गई और अब इस प्रकरण में धारा 323, 506, 147, 148, 149 लगा दी गई थी। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता कांति बम को 10 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था और फरियादी यूनुस पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया कि मामला कनाडिया क्षेत्र की जमीन का है। यह जमीन फरियादी की थी और अक्षय बम, कांति बम, उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने साल 2007 में इस जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में करते हुए एक अनुबंध लिखा था। बाद में आरोपियों ने चेक देकर इस जमीन की रजिस्ट्री करवा ली थी, लेकिन चेक बाउंस हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं के प्रकरण दर्ज भी किए थे। अब इस केस की भी जिक्र होने लगी है जब कांति कांग्रेस से इस्तीफा देकर उम्मीदवारी से अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगर बम की बात की जाए तो उनके पास पत्नी के पास 21 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अक्षय कांति बम की पत्नी ऋचा बम
3 किलो सोने और 9 किलो 3 ग्राम चांदी रखती हैं और वह कुल 21 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। पूरे बम परिवार पर पत्नी और 2 बच्चों सहित कुल 78 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। सीबीएसई बोर्ड से उन्होंने स्कूलिंग की है। अगर पढ़ाई की बात करें तो दिल्ली कॉलेज से उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से हुई, फिर मुंबई में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बम ने बीकॉम किया और इसके बाद इंदौर की पीएमबी आर्ट एंड लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की। बम ने कानूनी शिक्षा के बाद वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर से एमबीए और पिलानी की श्रीधर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पीएचडी भी कर रखी है। लेनदारी और देनदारी यानी कर्ज की बात करें कि इनके ऊपर कितना कर्ज है, तो अक्षय कांति बम ने 3 करोड़ 63 लाख रुपए का खुद का और 3 करोड़ 45 लाख रुपए पत्नी का कर्ज बताया है, जबकि पत्नी को अक्षय ने 74 लाख और पिता को 10 लाख का ऋण दे भी रखा है। बम के पास एक रियल एस्टेट फॉर्म में 2 करोड़ 63 लाख रुपए की लेनदारी है और फिर इंदौर के तिलक नगर स्थित पत्रकार कॉलोनी वाले मकान में भी उनकी हिस्सेदारी बताई गई। बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस प्रत्याशी से 28 गुना कम संपत्ति इनके पास है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया है। लालवानी के पास 1 करोड़ 95 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बताई गई। ये तो हुई इंदौर की कहानी कि इंदौर से कैसे कांति बम ने अपना इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब सूरत का मामला समझ लीजिए। पिछले दिनों सूरत की लोकसभा सीट से बीजेपी के उमेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था और इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दी थी। सबसे खास बात यह रही थी कि उनके प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर में गड़बड़ी का हवाला देकर नामांकन अपना दिया था कि उनके नामांकन में गड़बड़ी है और इस वजह से रद्द कर दिया गया। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापसी ले ली। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध वहां से चुन लिए गए। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई और इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि अगर नोटा का ऑप्शन है तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया, बाकी ने अपना नामांकन वापस लिया, लेकिन नोटा का ऑप्शन था तो फिर मतदान के अधिकार लोगों से कैसे छीनी जा सकती है और निर्विरोध कैसे बीजेपी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। ये सूरत की कहानी थी, इस पर अभी जवाब देना बाकी है। लेकिन वहीं देखिए तो इंदौर में भी एक ऐसा ही खेल हुआ है कि कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से अपना नामांकन अंतिम तारीख में वापस लेते हैं और फिर वो तुरंत बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। एक तरह से इस पर कई सवाल निशान भी उठ रहे हैं, कई सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।